हेलो हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना अभी तो? चलो जी। अभी जो है, अभी तो आवाज आ रही है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम से क्या, उस वाले माइक की चार्जिंग खत्म होगी तो मैंने माइक दूसरा लगाया, कोई बात नहीं। चलो अभी सबको आ रही है आवाज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमने अभी तक क्या कर लिया था? हमने 1935 तक कर लिया था कि 1935 की जो काउंसिल एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें हमारे संविधान का 70% भाग छिपा हुआ था। अगर हमारे, मैंने आपको कहा था, राजा रजवाड़े मान जाते तो हमको जो 1947 में मिला है वो 1935 में ही मिल जाता। थोड़ी गूंजेगी इसमें। हाँ जी कुसुम, कॉल कर लेना। थोड़ी सी गूंजेगी। थैंक यू सो मच आरती जांगड़ा। तो अभी मैं आपको, मेरा पेन कहाँ गया? आज ना एक तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। 2 मिनट देना एक बार मुझे। आज ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी जल्दी में मैंने किया। चलो जी। मैंने आपको क्या कहा कि जिस समय गांधी जी आए थे, जिस समय गांधी जी आए थे, गांधी जी ने आके आपको क्या समझाया? गांधी जी ने आके आपको ये समझाया कि हमें चाहिए क्या। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले अपने को क्या बनना है? हम पहले फेडरेशन बनेंगे। ठीक है, हम पहले फेडरेशन बनेंगे, अभी हम कॉलोनी है, मैंने आपको ये समझाया। फिर हम फेडरेशन बनेंगे और फेडरेशन के बाद हमको डोमिनियन स्टेटस लेना है। ठीक है, और डोमिनियन के बाद हमको इंडिपेंडेंट होना है, सोवरन स्टेटस लेना है, सोवरन स्टेटस लेना है। तो ये वाली बातें गांधी जी ने भारतीयों को समझाई। फेडरेशन पहले हमको संघ सरकार बननी है, फिर हमको डोमिनियन स्टेटस हमको मिलेगा, इसकी डिमांड हम करेंगे, और फिर हम संप्रभुता की डिमांड करेंगे कि अब हमको संप्रभुता चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ऐसा आके गांधी जी ने बताया। अब जो कॉलोनी है वो तो ठीक है, 1935 के अंदर तक हमने क्या कर लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हम लोगों ने क्या कर लिया? जब हमने गांधी जी से पूछा गांधी जी फेडरेशन कैसे बनेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले तो आपको एक तो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए आपके हाथ में, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो ये हमको 1935 में मिल गया। जैसे अपने को फेडरल लिस्ट मिल गई थी, संघीय सूची मिल गई, अपने को स्टेट लिस्ट मिल गई, अपने को कंकरेंट लिस्ट मिल गई, ये लिस्ट मिल गई थी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया। दूसरा उन्होंने क्या कहा था? आपको चाहिए बाई कैमरलिज्म। आपको क्या चाहिए? बाई कैमरलिज्म और प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको चाहिए। आपको चाहिए कि स्टेट आपके बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कुछ कर सके। तो बाई कैमरलिज्म की हमने जब डिमांड की थी, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की जब हमने डिमांड की थी, तो ये 1919 में भी मिल गया था, लेकिन सेंट्रल लेवल पर। 1935 में सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर दो दो सदनों में हमारी जो विधानसभा है वो बट गई थी, अपर काउंसिल, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में और लोअर हाउस में ये बट गया था, ये भी हमको मिल गया। तीसरी चीज जो गांधी जी ने करने को कही थी वो थी सुजरानिटी खत्म करनी।
सुजरैनिटी खत्म करनी है, जो राजाओं ने मजे ले रखे हैं अंग्रेजी सरकार के, वो उनको त्यागना होगा, तभी आप आजाद होंगे। ठीक है, वो आजाद आजादी आपको कब मिलेगी, जब आप राजाओं से कहोगे कि भाई राजा, तुमको ये आजादी जो तुम एंजॉय कर रहे हो ये त्यागना होगा और अंग्रेजों को यहां से भेजना होगा। तो सारे काम हो गए थे 1935 में, डिवीजन ऑफ पावर भी मिल गया अपने को बाई कैमरलिज्म भी मिल गया, लेकिन ये जो है राजा लोग इसको त्यागने को तैयार ही नहीं थे। अब होगा क्या, अब एक मजे आ जाएंगे क्या। यूरोप के अंदर, यूरोप में जो लड़ाई चल रही है प्रथम विश्व युद्ध की हार का, जर्मनी, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, जर्मनी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होने लगी थी, क्योंकि जितना भी प्रथम विश्व युद्ध का खर्चा था वो सारा जर्मनी पे डाल दिया। जर्मनी के सारे जिन जिन क्षेत्रों के अंदर रिसोर्सेज हैं, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर संसाधन थे, वो सारे इन बड़ी बड़ी पावर्स ने आपस में बांट लिए। ब्रिटेन ने, ठीक है, जैसे रशिया ने, इन्होंने अपने में बांट लिए। तो अब जर्मनी को आ रहा है गुस्सा कि हमारी जो इज्जत है वो हमको वापस चाहिए और पहले से ज्यादा चाहिए। तो जर्मनी के अंदर हिटलर जन्म ले लेगा, यानी कि जन्म तो पहले भी हो चुका है, अब वो एक्टिव हो रहा है। अब हिटलर जो एक आर्मी कमांडर था जर्मनी में, वो अब तानाशाह बन रहा है और उसने क्या कहा कि अब इन ब्रिटिशर्स को छोड़ना नहीं है। ब्रिटिशर्स को यहाँ इंडिया में बैठे पसीने आ रहे हैं कि अगर हिटलर ने अपने वाली कर ली तो हम नहीं बचेंगे। ठीक है, एक तो इनको डर किससे लग रहा है, जर्मनी से, यानी कि हिटलर से। हिटलर एक्टिव हो चुका है और बहुत 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 कोई उसूल नहीं है इसके, कोई ये युद्ध की नीति नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, और हिटलर जो है अब एक्टिव है। दूसरा, जापान, जापान पीछे पड़ा हुआ था। जापान भी एक ऐसी इंपीरियल पावर था उस समय, साम्राज्यवाद फैला रहा था, यानी कि इसको भी दूसरे देशों को कॉलोनी बनाना था। जापान भी क्या चाहता था कि भाई कॉलोनी बनाना है। ठीक है, ये जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं प्लीज एक बार इसको बाद में कर लोगे। लाइव क्लास कब कब होंगी, और हर बच्चे से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास की टाइमिंग होती है वो टेलीग्राम पे सारी डिटेल आ जाती है मॉर्निंग में, और जो टेलीग्राम में लिखा हुआ है केवल वही काम होगा। जैसे आज भी मेरे पास बहुत बच्चों के फोन आए कि मैडम हिस्ट्री भी होगी क्या, हिस्ट्री, आज हिस्ट्री की क्लास उसमें नहीं लिखी तो वो नहीं होगी। और एक और चीज आप मकसद समझा कीजिए, जो ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जिंदगी के अंदर कोई भी ग्रुप आप बनाते हो, आपका कोई फैमिली ग्रुप भी होगा, वो किस लिए बनता है, ताकि एक एक को पर्सनल कॉल ना करना पड़े, जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो एक ही बार में सबके पास चली जाए। इसलिए हम लोग ये काम करते हैं, इसलिए करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, वो उसको पढ़ते ही नहीं हो, कहते जो हमने टेलीग्राम तो देखा ही नहीं जी, और एकदम से आप फोन घुमा देते हैं। आपका एक फोन होता है लेकिन यहाँ पे 1000 फोन होते हैं उस एक बात को लेकर, जो हमने सुबह ही पोस्ट कर दी इस चीज के लिए कि प्लीज कोई कॉल नहीं आएगा। जिसकी भी फर्स्ट क्लास है लास्ट में, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, हाँ जी संतोष कल भी हुई थी, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है ये, उसको लास्ट में 5 मिनट में देती हूँ, आप लोग अपनी बातें वहां पूछना, लेकिन मेरे को टॉपिक के बीच में मत टोका करो, मेरा सारा फ्लो टूट जाता है, मुझे कनेक्टिविटी बिठानी होती है। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, हिस्ट्री की क्लास में जो बच्चे थे, मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी ये बताया था, मैं पढ़ाती हूँ दिल से। मेरे को ये नहीं मतलब होता कि ये बच्चा गोला भरेगा उस पेपर में, बस उतनी ही मैं जानकारी दूं कि बस इसका गोला भरा जाए। मेरे को होता है कि मेरे को सारी चीजें आपको दिल से करवानी है, ताकि आप लोग उस एजुकेशन का यूज कर सको इन फ्यूचर। आप जब टीचर बनेंगे तो अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, मैं तुमको सिखा पा रही हूँ उसका एक अपडेटेड वर्जन लाके। अब जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ तुम अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को सिखाओगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है। आज मैं तुम्हारे साथ अगर गद्दारी करूंगी ना कि बस इतना सा करवा दिया और चलो जाओ, भाग जाओ, बस ये लाइन याद कर लो, लाइंस तो किताबों में भी है, तुम कहीं भी पढ़ लोगे। तुमने मुझे पैसे क्यों दिए हैं, ताकि उन चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो। तो प्लीज बी फोकस्ड इन द क्लास, और मुझे भी फोकस रखने दिया कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रही हूं, जितने भी मेरे नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, टॉपिक के बीच में मत पूछिए, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए,
टेक्निकल कोई डाउट है तो पूछिए कि मैडम आवाज नहीं आ रही या दिखाई नहीं दे रहा या ये इश्यू आ रहा है, आप बताएं। लेकिन जो इस तरीके की दिक्कतें आ रही है कि मैडम लाइव कब कब होगी, रिकॉर्डेड कब कब होगी, हमें कौन सी क्लास से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, इसके लिए लास्ट में 5 to 7 मिनट्स आपको मिलते हैं, आप वहां पे देख लेना। समझ गए? नहीं तो तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर बाकी बच्चों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी से देखें, क्योंकि आप लोग भी भावी शिक्षक बनने वाले। ठीक है, तो चलो जी अभी हम शुरू करते हैं। हिटलर जो है, हिटलर वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, यानी जर्मनी बदला लेने को तैयार है, ब्रिटिशर्स के पीछे पड़ गया है। इधर जापान जो है वो भी एक साम्राज्यवाद की शक्ति है। जैसे ब्रिटिशर्स दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, ऐसे ही अब जापान वाले भी दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। तो बोले इससे तो लड़ेंगे, इससे तो फाइट ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। जापान को हम थोड़ी समय के लिए बरगला सकते हैं। जैसे ब्रिटेन ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज के ऑप्शन जापान के सामने रखे और उनमें से क्या कहा कि सिंगापुर ले सकते हो भाई, तुम सिंगापुर के अंदर फाइट करो हमसे, अगर तुम जीत जाते हो तो सिंगापुर ले लेना। ठीक है, उसके बाद बर्मा आप हमसे ले सकते हो। आपको पता होगा बर्मा अलग कर दिया था ब्रिटिशर्स ने पहले ही। बर्मा आप हमसे ले सकते हो, लड़ाई करके जीत जाओ तो ले लेना, फिर इंडिया की बारी आएगी। ठीक है, तो पहले सिंगापुर के लिए फाइट करो हमसे। तो जापान ने बोला ओके आ जाओ लड़ते हैं। तो ब्रिटेन को ये लग रहा था कि हम इतने स्ट्रांग हैं और जापान तो छोटा सा देश है, बहुत स्ट्रांग आर्मी भी नहीं है जापान की। ये जापान जो है 100 साल लगा देगा, ये जापान सिंगापुर को हासिल करने में 100 साल लगा देगा और तब तक तो सब कुछ पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। हम उधर हिटलर को भी संभाल लेंगे तब तक तो। लेकिन हुआ क्या, जापान ने ओनली इन 4 मंथ्स सिंगापुर को अपने हाथ में ले लिया। अब ये जो 4 महीने थे जिसके अंदर सिंगापुर के अंदर आप देखो जो जापानीज गवर्नमेंट है वो आ चुकी है। ठीक है, अब जापानियों को भी क्या दिखाई दे रहा है, जापानियों को भी अब सिंगापुर में कौन बैठ गया है, जापान बैठ गया है। ठीक है, ब्रिटेन यहां से निकल चुका है। अब जापानियों को भी दुश्मन कौन दिख रहा है, जापानियों को भी दुश्मन दिख रहा है ब्रिटेन, और भारतीयों को भी दुश्मन कौन दिख रहा है, ब्रिटेन। तो अब हमारे यहां से सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे तैसे करके रास्ते बना बना के पहुंचते हैं सिंगापुर। कहां पहुंचते हैं, सिंगापुर, और मिलते हैं हिटलर से। ठीक है, और हिटलर से मिलते हैं कि तुम भी ब्रिटिशर्स को मारना चाहते हो, हम भी ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते हैं। सिंगापुर में गए, बोले कि जापानीज गवर्नमेंट तुम भी यही चाहते हो कि ब्रिटिशर्स ना दिखे इस धरती पे, हम भी यही चाहते हैं, तो आ जाओ एक मदद करते हैं एक दूसरे की, हम आर्मी तैयार करते हैं। और आजाद हिंद फौज जो है वो 1943 सिंगापुर के अंदर बहुत एक्टिव रहती है। आजाद हिंद फौज जिसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी बनाने। ठीक है, मोहन बोस ने इसको शुरू किया था, सुभाष चंद्र बोस इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये आजाद हिंद फौज का जो रोल है वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे साथ पढ़ोगे। अब होता क्या है, यहाँ पे आप बात को समझना। अब आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चलेगा, 1939 से 1945 तक रहता है। 39 में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी हंगरी पे अटैक कर देता है और ये कहता है कि ये क्षेत्र तो हमारा है, हम श्रेष्ठ लोग हैं, हम आर्यन लोग हैं और ये क्षेत्र तो हमारा है। हिटलर को कुछ बहाना चाहिए था युद्ध को शुरू करने के लिए, और ये हंगरी कौन था, ये ब्रिटेन वालों का पसंद का था, उनका दोस्त है। अब ब्रिटिशर्स ने इसको अपने ऊपर चुनौती समझा। शुरुआत में ब्रिटेन नहीं बोला, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा, ब्रिटेन जो है वो एक्टिव होगा। अब ब्रिटिशर्स को ये पता है जर्मनी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया है इस वक्त हिटलर के राज में कि हमसे अकेले से काम नहीं होगा, हमको आर्मी बढ़ानी पड़ेगी। अब खड़े पैर आर्मी कैसे बढ़ाएं? तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि प्लीज आप अपनी जो आर्मी है, आपके यहाँ के लोगों को आप हमारे यहाँ सम्मिलित होने दें। ठीक है, हमारी हेल्प कीजिए। और आपको मैं ये भी बता दूं, आपको ये लगता है भारत गुलाम बन गया था, गुलाम नहीं बने थे। और हमारे हर क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं था, हमारे हर क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज नहीं था। आप देखना सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीजें थी वो जो की त्यों चल रही थी, जैसे ये सती प्रथा और ये सब चीजें, ये बाद में सुधार हमारे इंडियंस ने ही मिलके किए हैं। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर है और राजाराम मोहन रॉय है, इन्होंने मिलके किए हैं। यानी कि उन्होंने हमारे सिर्फ लीगल एक्शंस को रोक लिया था,
हमारे ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया था, उसको कब्जाया नहीं था, तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया था कि हम जब मशीनी प्रोडक्ट्स को यहां बेचेंगे तो इनके हाथ का बना हुआ सामान कौन खरीदेगा। तो यानी ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी खुद तय की थी, नहीं, उन्होंने हमारी पॉलिटिकल पावर छीनी थी, उन्होंने हमारी लीगल पावर छीनी थी और बाकी चीजें वो हम भारत अपने अनुकूल ही कर रहे थे। तो यहाँ पे भारतीय जो है वो क्या कह रहे हैं, भारतीयों को क्या कहा गया कि हेल्प अस, ठीक है, इंडिया प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए, ब्रिटेन को लड़ने में मदद कीजिए ताकि हम हिटलर को हरा सके। अब महात्मा गांधी ने इसको एक बहुत बढ़िया तरीका समझा। महात्मा गांधी जी बोले ठीक है जी, हम आपकी हेल्प करेंगे लेकिन हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमको अब डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, जो नए बच्चे हैं मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे जो हेड होगा वो फॉरेनर ही होगा, वो एक विदेशी ही होगा, यानी लंदन ही होगा, ठीक है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में होगी, हमारे हाथ में होगी, हमारे हाथ में होगी, हमारी लीगल पावर, कानून बनाने की ताकत किसके हाथ में होगी, हमारे हाथ में होगी, ठीक है, सिर्फ जो हमारा हेड होगा वो विदेशी होगा, पर कानून बनाएंगे हम, साइन वो करेंगे। तो अब हमको ये स्टेटस चाहिए था, गांधी जी ने इसकी डिमांड कर दी। तो होता क्या है, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है, अगस्त का समय था तो अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है। वहां से विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कुछ लोगों का डेलीगेट्स इंडिया भेजा महात्मा गांधी से मिलने के लिए कि गांधी जी क्या चाहिए। तो गांधी ने कहा साफ साफ कि भैया हमको तो क्या चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए। बोले आपके जो क्रांतिकारियों के जो सामान है या जो आपके क्रांतिकारी हैं, हमको अपनी आर्मी में चाहिए, हमको ये लोगों की मदद चाहिए, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव के चलते उन्होंने हमसे एक प्रॉमिस किया कि एक हाथ दो एक हाथ लो, ठीक है, कि हम आपको मदद, आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ऐसा वादा करके वो हमसे चले गए। अब गांधी भी खुश कि ठीक है मदद दे देते हैं, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। अब हम इंडियंस ने, क्योंकि हम वादे के पक्के होते हैं, हम इंडियंस ने उनको मदद कर दी और जैसे तैसे जर्मनी को हरा भी दिया। आपको पता होगा जर्मनी कमजोर पड़ गया था 1941 में, क्योंकि 1941 दिसंबर के अंदर अमेरिका भी हाथ ज्वाइन कर लेता है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका की मदद से, ब्रिटेन की मदद से, इंडिया की मदद से जो जर्मनी है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब जब जर्मनी कमजोर पड़ गया तो अब गांधी जी कह रहे हैं जस्ट कंप्लीट योर प्रॉमिस, आपने वादा किया था, अब अपने वादे को पूरा कीजिए। अब वो कह रहे कौन सा वादा, हमने तो नहीं किया। बोले नहीं किया, ओके वेरी गुड, नहीं किया तो बोले फिर ठीक है, 9 अगस्त 1942 को हमने कह दिया भारत छोड़ो, निकलो यहां से, अब हमको पूरी आजादी अभी की अभी चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, तुम निकलो यहां से, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया शुरू हो गया, ठीक है, क्विट इंडिया शुरू हो गया ये 1942 में। तो ब्रिटिशर्स डर गए, बोले यार ये तो जज्बाती हो गए हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे हम तो, अरे प्रॉमिस किया है तो देंगे। तो हुआ क्या, अब वहां से वो क्रिप्स मिशन भेजेंगे, ठीक है, ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन आएगा, 3 लोगों का क्रिप्स मिशन जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आएगा। और इसने कहा ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बैकएंड में हो क्या रहा था, 1940 में लाहौर अधिवेशन में 1940 लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कह दिया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, अलग पाक चाहिए, क्योंकि तुम तो सिर्फ हिंदुओं का देश बना रहे हो और हम पाकिस्तान चाहते हैं मुस्लिम्स के भले के लिए, हमको पाकिस्तान अलग चाहिए। अब ये लड़ाई अलग ही शुरू होगी। नेहरू बोला यार ये क्या बात हुई, हम तो भारत को नहीं बांटेंगे, हमें तो अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, हम तो भारत को नहीं बांटेंगे। अब ये चीज ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद आई कि पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। अब तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि ठीक है आपको डोमिनियन स्टेटस हम दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं,
ठीक है, जैसे पाकिस्तान आपसे मना लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अनडिवाइडेड इंडिया कह रहे हो, हम आपको अनडिवाइडेड इंडिया ही देंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना को कैसे मनाना वो तुम देखो। अब उनको पता था जिन्ना नहीं मानेगा, जिन्ना नहीं माना। उधर जिन्ना नहीं माना, उधर राजा नहीं मान रहे, वो अपना सुजरानिटी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अब भारत खुद फंस रहा है। बोले यार ये क्या हो रहा है, अब ये देने को तैयार है, ये लेने को तैयार नहीं है, है? पाकिस्तान जो है वो अब कह रहा है मैं अलग होऊंगा, अब मुझे अलग चाहिए। बोले अब ये न्यारा ही स्यापा हो गया, उधर राजा नहीं मान रहे हैं। अब समय आगे बढ़ता है। अब यहीं पे ही आप देखना 1944 के आसपास जो विंस्टन चर्चिल है वो इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि जर्मनी से जो लड़ाई हुई, जापान से जो लड़ाई हुई, उसके चलते विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार गए, इलेक्शन हार गए। और जो नए प्रधानमंत्री बन के आए वो है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, और एटली जो है काफी हद तक भारत के पक्ष में रहता था, वो हार गया। अब क्लीमेंट एटली जो है वो देश मतलब ब्रिटेन के नए पीएम बने। अब इन्होंने साफ कह दिया कि ठीक है भैया, तुम्हें जो चाहिए हम दे रहे हैं, तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन जो ये अनडिवाइडेड इंडिया है इसका हम क्या करें हमें नहीं पता। तुम्हें जो चाहिए तुम जिन्ना को मनाओ, तुम जो करना चाहो वो करो, ठीक है। क्लीमेंट एटली ने क्या किया, वहां से 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में भेज दिया। कैबिनेट मिशन भारत में भेज दिया, और कैबिनेट मिशन जिसके अंदर 3 लोग आए थे, 3 लोग आए हैं। ये 3 लोग कौन कौन है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में आए थे, क्योंकि उसको ही सारे रायते का पता था भारत में हुआ क्या है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग जो है वो भारत में आते हैं और कहते हैं कि ठीक है भैया, तुम जो संवैधानिक सभा कह रहे हो बनाने को, उसका इलेक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। वो संवैधानिक सभा हम बनवाएंगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। कोई डाउट है? नहीं है तो थम्स अप दो। समझ आई है यहां तक बात? ये सारी बात और बताऊं? अब मैं दोबारा बताऊं अंजू? क्लास को पीछे ले जाओ, सुनो, नहीं आए तो फिर पूछना। 1944 में इलेक्शन हुए थे ब्रिटेन में। विंस्टन चर्चिल उस इलेक्शन में हार गए और नए प्रधानमंत्री बन के आए, वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, ठीक है। अब क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के पीएम है, वो भारत को कहते हैं हम आपको आजादी देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भेज दिया। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भेज दिया 1946 में, कैबिनेट मिशन भेज दिया। और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये लोग आ रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि अब इलेक्शन करवाएंगे संवैधानिक सभा के लिए। तो 1944 में इलेक्शन हो रहा है ब्रिटेन में। जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो इलेक्शन हार जाते हैं और नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बन के आ रहे हैं, ठीक है। ये अक्टूबर 1942 में आए थे। पूजा कह रही है मैडम मुझे ब्लॉक कर दो। ओके, पूजा कर देती हूँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, समझो इस बात को। अब कैबिनेट मिशन के 3 लोग, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस भारत में आए हैं किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, कि तुम अपना खुद का संविधान बनाओ, ठीक है। हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे।
संवैधानिक सभा बनाने में मदद करेंगे। बोले ठीक है जी। तो अब उधर जिन्ना नाराज है और इस समय इतने ज्यादा हिंदू मुसलमानों के जो दंगे हैं वो भड़क गए हैं कि गांधी जी तो भैया हाथ पैर उनके बिल्कुल ठंडे पड़ गए। बोले ये हो क्या रहा है मेरे देश में, सारी जिंदगी। एक मिनट देना, एक मिनट। सारी जिंदगी मतलब जिनको लग गए कि अहिंसा अहिंसा हम लोग करेंगे, और अब लास्ट में इतनी ज्यादा हिंसा हिंदू मुसलमानों की, तो अब क्या किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में हेल्प हो रही थी, जिन्ना नाराज है, कह रहा है मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो अब कैबिनेट मिशन ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स और इन तीनों ने समझाया जिन्ना को, बोले क्यों पागलपन कर रहा है, क्यों नहीं लड़ेगा इलेक्शन। जब तुझे यूं लगता है कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, इतने लोग मेरे साथ हैं, अकेला तो जाके तू देश बनाएगा नहीं। तुझे यूं पता है तेरे लोग तेरे साथ हैं, तेरा तेरा आवाम तेरे साथ है, तभी तुम देश बनाने की बात कर रहे हो, है ना। यानी कि बहुत सारे आपको लगता है कि लोग आपके साथ हैं, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। क्या पता, आप तो इतना सा हिस्सा मांग रहे हो कि पाकिस्तान बना ले, क्या पता ये सारा ही हिस्सा तुम्हारा हो जाए, इलेक्शन में तुम ही जीत जाओ। तो एक बार इलेक्शन तो लड़ो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इलेक्शन तो लड़ो। तो इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने कर लिया राजी, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। यहाँ पे लोगों ने, आपने और मैंने वोट नहीं दिया। ये कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हो रहे थे दिसंबर 1946 में जो शुरू हुए हैं, मतलब ये सितंबर 1946 में जो शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। यानी कि जो प्रांतों की संविधान, जो प्रांतों की विधानसभा थी, राजा लोग हैं, वो सारे लोग मिलके वोट दे रहे हैं। आपने या मैंने वोट नहीं दिया, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो दे रहे हैं। कैसे, जनसंख्या के आधार पे 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति की सीट रहेगी, एक कुर्सी रख देंगे, एक व्यक्ति, 10 लाख लोग एक व्यक्ति। उस समय हमारी जनसंख्या लगभग कोई 39 करोड़ थी। तो 389 सीट्स जो है, 389 कुर्सियां जो है संवैधानिक सभा में बिठा दी। बोले अब इन सीटों पे होगी लड़ाई, अब इन सीटों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो ठीक है, इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट जब आया तो कांग्रेस को कितने मिले, कांग्रेस को मिले 208 सीट, 208 सीट कांग्रेस को मिल गई। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 सीट मिली। और राजाओं की थी, राजाओं की, रजवाड़ों की, वो थी 93 सीट, उनकी अलग ही थी, ठीक है। और बची हुई अन्य जो है वो अन्य लोगों को मिल गई। तो ये सारे इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग हार गई। अब वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनडिवाइडेड इंडिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, ये तो इन्होंने फोर्स किया तो मैंने इलेक्शन लड़ लिया, लेकिन मैं संवैधानिक सभा में नहीं आऊंगा। मैं अलग संवैधानिक सभा, अलग संविधान, अलग देश मुझे चाहिए, अलग डोमिनियन मुझे चाहिए। अब कैबिनेट मिशन बोला भाई हमसे तो ना हो पाएगा ये काम, हम तो नहीं मान रहे तुम्हारी ये डिमांड। तो बोले ठीक है, नहीं मान रहे तो मैं भी बैठा हूं, मैं भी नहीं आ रहा। उधर क्या हुआ, हमारी संवैधानिक सभा की मीटिंग शुरू होने लगी। 9 दिसंबर 1946 को भारत की पहली मीटिंग शुरू हो गई, पहला सत्र शुरू हो गया, पहली बैठक भी शुरू हो गई, पहली बैठक शुरू हो गई। ठीक है, ये आप संवैधानिक सभा में पढ़ते ही हो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया और ये कर दिया। यहाँ पे हमारी एक अंतरिम सरकार बना दी गई, जिन्ना आया नहीं इस मीटिंग में। अंतरिम सरकार यानी कि एक नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बना दी। आ गए, बस मम्मा थोड़ी देर में आ रही, थोड़ी देर में आ रही। लो हेलो कर लो सबसे, और फिर मम्मा आ रही है। हाय, ठीक है, बस अब जाओ आप।
तो क्या करोगे? मम्मा के लिए लेके मम्मी चलो, अब हुआ क्या यहाँ पे, सौरभ क्लास में हो गया सौरभ एक बार देखो। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, अंतरिम सरकार नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, पहली बैठक हो रही है, अंतरिम सरकार नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बना रहे हैं। अब इस नॉन परमानेंट गवर्नर में जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो अपने जवाहरलाल नेहरू ही बने, जवाहरलाल नेहरू जी ही बने जो अपने वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इस अंतरिम सरकार के और भी इसमें जो भी पद थे उसकी पूरी टेबल है, लक्ष्मीकांत में भी है और मैं भी आपको बताऊंगी। पर अभी आप ये समझिए, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ जो है हमारी संवैधानिक सभा की मीटिंग्स शुरू हो चुकी है और उधर जिन्ना नाराज है कि मेरी 73 सीट आई है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अलग देश चाहिए। तो अब इसको सुलझाना तो था ही ना, सुलझाना तो था ही। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने रेडियो पे आके भाषण दिया। क्या भाषण दिया एटली ने? एटली ने भाषण यह दिया कि 30 जून 1948 को हम भारत पर से पूरी तरीके से हट जाएंगे और जो भी करेगा भारत अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, एटली ने 30 जून 1948 को ये बात कह दी। अब पाकिस्तान को और हो रहा, बोले यार ये भी चले जाएंगे, अब भारतीयों ने अपना कर लिया, हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। तो लड़ाइयां और बढ़ गई। जब लड़ाइयां बढ़ गई तो भारत भी कह रहा है ब्रिटिशर्स को, भाई अब रोको इस लड़ाई को, तुमने जो ये तुम्हारी वजह से हुआ, हम तो आराम से रह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेज दिया। वायसराय भी था ये और गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, तो दोनों ही पोस्ट इसको ही दे दी, गवर्नर जनरल बना के दे दिया, यूं मान के चलो ये वायसराय का काम भी यही कर रहा है। ठीक, तो वायसराय बना के भेज दिया लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, इस लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों भेजा इसको समझो, क्योंकि ये कौन है, जो एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ, कौन, ब्रिटेन की रानी, उसके पति है फिलिप, उस फिलिप के अंकल है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उस फिलिप के अंकल है लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है ये गांधी के भी दोस्त है, नेहरू के भी दोस्त है और जिन्ना के भी दोस्त है। उन्होंने दोस्ती दोस्ती में इनको समझाने की कोशिश की लेकिन जिन्ना नहीं माना। नेहरू को कन्विंस किया, बोले ठीक है यार अनडिवाइडेड इंडिया करने दे, नहीं तो लड़ाइयां नहीं खत्म होगी, और जो ये धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही है अगर इनको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है, तो अब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना माउंटबेटन प्लान घोषित कर दिया। माउंटबेटन प्लान कि हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन बनेगा, इंडिया एक अलग डोमिनियन बनेगा, और जो भी भारत के भाग इन दोनों में नहीं मिलना चाहते वो इंडिपेंडेंट रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी है वो क्या करेंगे। यानी कि ये बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट, लेकिन साथ में ये कह दिया कि प्रिंसली स्टेट हम जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है, यानी जो ब्रिटेन आज तक आप लोगों को बाहर से सपोर्ट देता आ रहा था और अंदर आपकी चलती थी, हम वो सपोर्ट खत्म कर रहे हैं, ना तो हमको तुम्हारा टैक्स चाहिए। ठीक है, और अब तुम्हें देखना है तुम क्या करोगे, हम तो जा रहे हैं। ये राजा लोग मानने वाले नहीं थे, ये तो ब्रिटिशर्स ने अपना पीछा छुड़वाया है कि हम तो जा रहे हैं, तुम देख लो, तुम्हें पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है या आजाद रहना है, क्या करना है तुम देखो, हम तो जा रहे हैं। हमसे उम्मीद मत करना कि कल को कोई और तुम पे आक्रमण कर रहा है तो हमारी आर्मी तुम्हें सब बचाएगी, नहीं बचाएगी, तुम्हें देखना है। राजा लोग भी घबरा गए, बोले अब क्या करें, अब इंडिया में जाए कि पाकिस्तान में जाए। तो यानी कि ये सवाल अगर बनता है कि कौन से प्लान के तहत भारत के विभाजन को स्वीकारा गया, तो माउंटबेटन प्लान के तहत। ठीक है, और इसी को ही, ये जो माउंटबेटन प्लान आया, जो ये कानून बना, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 इसी को ही कहा जाता है, जिसमें सारी बातें लिखी थी। ठीक है, और ये जो है ये
जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है, ये वहां संसद में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को पेश होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, पेश होगा ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में पेश होगा। और इतना जल्दी 18 जुलाई को ही 18 जुलाई 1947 को ही देश में, यानी कि ये पेश हुआ, ये वहां से पास हो गया, ये वहां से पास हो गया, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ही, और 15 अगस्त 1947 को ये भारत में लागू हो गया, जिसको हम कहते हैं लो जी भारत इंडिपेंडेंट हो गया, बधाई हो, भारत संविधान बनाकर जो मतलब बनाने लग रहा है और भारत जो है वो स्वाधीन हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, भारत इंडिपेंडेंट हो गया, सबको बधाई हो। ये 15 अगस्त 1947 का दिन था, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए। हम अभी भी सोवरन नहीं बने थे, हम डोमिनियन बने थे, यानी हम कानून तो अपने बनाएंगे लेकिन उन कानूनों पे हस्ताक्षर ब्रिटेन की महारानी के होंगे अभी भी। हम संप्रभु कब बनेंगे, ये 1947 में हम इंडिपेंडेंट बने हैं, हम सोवरन कब बनेंगे, संप्रभु कब बनेंगे। संप्रभु का मतलब ये होता है जहां कानून बना भी हम रहे हैं और लागू भी हमारा ही बंदा कर रहा है, हमारे ही इंसान के साइन होंगे, सारी डिसीजन मेकिंग हमारी ही है, कोई और देश इसके बीच में नहीं बोलेगा। तो जो संप्रभुता है वो अपने को 1950 में मिलेगी, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे देश के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट की वो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, उस दिन हम सोवरन बनेंगे। यानी आज से अब रानी का कुछ हस्तक्षेप नहीं रहेगा, आज से जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। हम तो 1950 में सोवरन हो गए। उधर देखते हैं पाकिस्तान का क्या हुआ। पाकिस्तान जो है अपनी संवैधानिक सभा बनाएगा, संविधान बनाएगा और 1956 में सोवरन होगा। 1956 तक ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है वो उनके कानूनों में मदद कर रही थी। 1956 में पाकिस्तान सोवरन बनेगा, यानी कि वो अपना जो भी हेडवुड है वो 1956 में बनाएंगे, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था क्या, इसकी बात करते हैं। इतनी चीजों में किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, किसी को भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। अब ये कानून है क्या, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कोई डाउट है क्या यहां तक। 1942 में ही आ गया था प्रीति। जून 1948 में यह कहा मोनिका कि इस दिन से हमारा कोई अधिकार भारत पे नहीं रहेगा। रैंडम बोल दिया उसने 20 फरवरी 1947 में कि 30 जून 1948 के बाद, ठीक है, उसने ऐसे ही बोल दिया रैंडम रेडियो पे कि 30 जून 1948 में ब्रिटिश पैरामाउंसी भारत से खत्म हो रही है। ठीक है, कुछ नहीं पूछना, चलते हैं। अब इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस, एक तो क्या कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग डोमिनियन होंगे, दो अलग डोमिनियन होंगे, दोनों को हम अलग डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। साथ में प्रिंसली स्टेट को क्या कह दिया, तुम्हारी जो ये सुजरानिटी है हम खत्म करते हैं, तुम अपना अपने आप देखो, तुम चाहो तो भारत में मिल जाओ, तुम चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो, आजाद रहो, वो ये तुम्हारी मर्जी है, दिस इज अप टू यू, तुम क्या करना चाहते हो तुम करना, ठीक है। दूसरी चीज ये बता दी। अब तीसरी चीज उन्होंने क्या करी, तीसरी बोले जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट हमने बनाई थी इसको हम कर रहे हैं खत्म, ठीक है। चौथी चीज क्या बताई, अब से ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट रिजर्व करने का कि भाई ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हम ही करेंगे, कोई भी अधिकार अब हमारे पास नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन गवर्नमेंट अब तुम्हारा किसी भी एक्ट को रिजर्व नहीं करेगी, आरक्षित नहीं करेगी, तुम अपने कानून खुद बनाओगे। पांचवा क्या कहा, इनकी खुद की एक संवैधानिक सभा होगी और अपने कानूनों को ये खुद बनाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज क्या कही कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की महारानी
ब्रिटेन की गवर्नमेंट की मदद से, इनको एक गवर्नर जनरल पोस्ट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल पोस्ट हम दे रहे हैं। कब तक? 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक, जब तक इनका कानून नहीं बन जाता। ब्रिटेन की गवर्नमेंट की मदद से गवर्नर जनरल पोस्ट जो है वो हम इनको दे रहे हैं। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल को कौन बनाएगा? ब्रिटेन की महारानी बनाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई और पद नहीं है। तुम्हारी मदद के लिए ये पोस्ट हम देके जा रहे हैं। ठीक है, और कौन बनेगा? इसमें जो कैबिनेट मंत्रालय है, जो कैबिनेट है, जो एक अंतरिम, मैंने आपको बताया ना, एक अंतरिम सरकार बनाई थी, उस अंतरिम सरकार की इच्छा से ही हम इस गवर्नर जनरल को बनाएंगे। वायसराय का पद हटा रहे हैं। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद हटा रहे हैं, और जो भी कंट्रोल हमारे हाथ में था वो सारा कंट्रोल हम पूरी तरीके से भारत को सौंप के जा रहे हैं। तो ये था इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ये कह दिया हमारे सारे ये थोड़े मोटे जो गवर्नर जनरल वाले अधिकार है ये भी उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन भारत का संविधान जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन हम इतना भी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब भारत के अंदर जो है, आपको पता है, जो ये बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति को भेजा था, रेडक्लिफ नाम के ऑफिसर को भेजा था, जो एक वकील था। ठीक है, वकील था। ये बहुत बड़ी गलती की अंग्रेजों ने। कोई भूवैज्ञानिक नहीं है ये, इसको कोई ज्ञान नहीं था, ये एक वकील था, और इसने ऐसे ही लाइन बना दी कि ठीक है, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और जो ये बंटवारा हुआ था ये धर्म के नाम पे हुआ था कि हिंदुस्तान जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो पाकिस्तान में दे दो, और जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है वो इंडिया में दे दो। ठीक है, ये बंटवारा उन्होंने कर दिया, जो क्षेत्र देने थे दे दिए। एक बेरूबारी के क्षेत्र पे बहुत विवाद होगा, जिसको मैं प्रियम्बल जब कराऊंगी उसको मैं बेरूबर यूनियन केस आपको समझाऊंगी कि वो केस क्या था। इस क्षेत्र पे बहुत विवाद हुआ था। तो रेडक्लिफ लाइन इसीलिए बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को, क्योंकि रेडक्लिफ नाम के ऑफिसर ने यह बंटवारा किया था। ठीक है, अब पूरी एक टेबल है, मैं यहां पे लिख नहीं रही एक एक बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बना दिया, राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया, जॉन मैथाई को इंडस्ट्री का बना दिया, जगजीवन राम को लेबर का बना दिया। जब अंतरिम सरकार बनी है तब, और जब हमारी पहली कैबिनेट आएगी, अंतरिम सरकार 1946 में बनी है संवैधानिक सभा चलाने के लिए। ठीक है, 47 में हमारी जब संविधान जब हम आजाद हो जाएंगे पूरी तरीके से, उस समय जो है हमारी पहली कैबिनेट बनेगी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को साइंटिफिक रिसर्च प्राइम मिनिस्टर ये बना दिया, वल्लभ भाई पटेल को दे दिया, राजेंद्र प्रसाद को दे दिया। तो ये सारी जो टेबल है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगी कि कौन कौन सा मंत्री बना था। यहाँ पे डिक्टेट करने से कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये अपना पूरा टॉपिक था कि किस तरीके से भारत 1773 से 1947 के सफर को तय करता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और कोई भी डाउट इन सभी क्लासेस में हो, ये आज छठी क्लास थी इस टॉपिक की, 6 क्लास में हमने बहुत धीरे धीरे इसको पूरा किया। समझ गए सारी बातों को? अब पूछ लीजिए। हाँ, बुक में तो है वो टेबल, लेकिन जो ये बीच की बातें मैंने बताई ना, हिटलर की, क्रिप्स मिशन की, और ये सारी बातें नहीं है, ये सारी बातें नहीं है बुक में। बुक में सीधा 1935 के बाद 1947 का कानून दे। अब पूछ लीजिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके भी बैच में 2026 और 27 का फोल्डर बना है, उसको सिर्फ 2026 और 27 का फोल्डर ही करना है। हाँ जी, संतोष हो जाएगा। उसको सिर्फ 2026 और 27 का फोल्डर ही करना है। उसमें जो वीडियो रिकॉर्डेड आ रही है रिकॉर्डेड करनी है, जो लाइव आ रही है लाइव करनी है। उसके अलावा आप लोगों को कोई और फोल्डर नहीं करना। मुझे कोई क्लास ऐसी लगेगी कि 24 की या 25 के फोल्डर में पड़ी है और वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी में ही डाल दूंगी, मैं उसी में ही डाल दूंगी। इस चीज को याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ 2026 और 27 का फोल्डर करना है। ज्योग्राफी हमने अभी फिनिश की थी, तो ज्योग्राफी पूरी उसके अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स आप लोग उसमें से करना। इकोनॉमिक्स की लगभग 36 पता नहीं 39 वीडियोस उसके अंदर हैं। अभी 4 से 5 वीडियो और आएंगी, वो लाइव आएंगी, वो आपको मिलेंगी। ठीक है,
जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं वो एक बार कॉल कर लेंगे, एक्सटेंशन जो है आपको वहां पे बता दिया जाएगा। 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी लाइव नहीं होगी, वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड में ही मिलेगी। मैंने बहुत बार बता दिया चंडीगढ़ के फॉर्म कब आ सकते हैं। 31 जुलाई को आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद आपके फॉर्म आएंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी अब की बार। ह्यूमन ज्योग्राफी हो चुकी है, फिजिकल हो चुकी है, इंडियन हो चुकी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी। प्रीति सांगवान कह रही है मैडम ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड में कुछ डाउट हो तो कब कैसे पूछे, व्हाट्सअप कर दीजिए जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर 8168328069 पर। जिसको भी एक्सटेंशन चाहिए वो कॉल कर लेंगे मुझे। ठीक है अंजलि, जो चीज उसमें वीडियो आ चुकी है वो लाइव नहीं हो रही है, आप बात को समझे। जैसे मैंने उसमें थिंकर्स डाल दिया, थिंकर्स में कुछ नहीं बदलेगा। तो थिंकर्स जो उसमें है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, ठीक है, जॉन लॉक है, रूसो है, हीगल है, ये जितने भी हैं जो ऑलरेडी हैं वो लाइव नहीं होंगे। जो बचे हुए हैं, हना अरेंट है, ठीक है, उनको हम दोबारा मतलब उनको हम लाइव करेंगे। तो जो उसके अंदर है उसको करना शुरू कर दीजिए, बाट मत देखिए किसी चीज की। हाँ जी सोनिया, कॉल सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन वालों का आना चाहिए, बाकी सारे डाउट्स में क्लास में सोल्व करके जा रही हूँ। और हर बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, हर बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पे सारी डिटेल्स आती है। नोट्स क्लास के साथ ही आपको मिल जाएंगे, ये बुक अपलोड हो चुकी है, देख लेना लक्ष्मीकांत वाली। ठीक है, कुछ और पूछना तो पूछ लो अभी। प्रियंका मैं फारसी नहीं बोल रही। 2026-27 मतलब 2026-27 कॉमन का भी बैच है 2026-27 का, उससे अपनी तैयारी कीजिए। भाई तुम्हारे बैच में आ रही है क्या सोनिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी? आ रही है तो करनी है, नहीं आ रही तो नहीं करनी। अजीब हो यार, मतलब अब तुम यूं पूछोगे मैडम ये 1947 का कानून हमें भी करना है क्या? तुम्हारे बैच में अगर आ रही है तो तुम्हें करनी है, और तुम्हारे बैच में नहीं आ रही तो तुम्हें नहीं करनी। बहुत बढ़िया, जियो साथ कर रहे हो तो नोट्स निकलवा सकते हो, कोई बात। एक बैच में कर दिए हैं मैंने, आज बाकी बैच में कॉपी कर दूंगी मैं नोट्स। कितनी वीडियो बना दूं, फिर वो वीडियो पूछेंगे वीडियो का लिंक भेज दो जी, फोन करके कहीं वीडियो का लिंक भेज दो जी। सोनिया तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तुमको लग रहा होगा मैडम कितनी रूड है। मैडम रूड नहीं है, जिस समय पढ़ा रही हूँ, जिस समय मैं बात बता रही हूँ, ये बात मैं कम से कम लाख बार बता चुकी, 1000 शब्द तो बहुत छोटा है। अनीता, ये एचटेट हरियाणा में तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन और कहीं नहीं होता। और कहीं पबेड को पबेड ही मानते हैं, अपने यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को एक जैसा मानते हैं। खुश तो हूं ही, लेकिन यार तुम बात ही ऐसे करते हो। अब बेचारे जो पहली बार क्लास में है वो डर गए, यार ये मैडम कैसी है? यूट्यूब पे तो बड़ा हंस हंस के बताती है, बैच में डांट रही है? तुम ना पागलों वाले क्वेश्चन करते हो, कई बार एक ही बात को बार बार पूछी जाती हो। ये देखो अनु कुमारी अनु, सुबह टेलीग्राम पे पता लग जाता है, सुबह टेलीग्राम पे मैं डाल देती हूँ कि आज इतने बजे लाइव होगी ये वाली होगी, ठीक है। गुस्सा सर पे कोई नहीं निकलता, निकलवा लो संदीप।
प्रियंका कॉमन सेंस लगाओ, अभी जो साल चल रहा है 20 साल करेंगे ना हम, 2026-27 चल रहा तो 2026-27 ही करेंगे। प्रीति वो 8 से 10 मिनट क्लास ही लेट शुरू हो रही है, वो आप नहीं। हाँ बिल्कुल, रूही तो पिटी जाती। और जो भी होता है ना पूरे हफ्ते में, वो सैटरडे को एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। यस यू मे गो नाउ आरती, मैं भी जा रही हूँ। जो भी पूरे हफ्ते में काम होगा, सैटरडे को उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब पर होगी। ठीक है, अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अभी जाएं, बाय बाय। इंस्टा आईडी का क्या करोगे रेनू? हाँ, कुछ है ही नहीं इंस्टा के लिए। कर सकते हो अनीता, एडिशनल कर लीजिए, 1 साल में 3 बार पेपर हो जाते हैं।